रोशनियों का शहर कराची हर कौमियत, जुबान और सूबे से ताल्लुक रखने वाला यहाँ आबाद है, इसीलिए इसे मिनी पाकिस्तान कहते हैं। 70% रेवेन्यू फराहम करने वाले मेगा सिटी को मुल्क की माशी और इक्तिसादी रीढ़ की हड्डी का दर्जा भी हासिल है, लेकिन वक्त की सितम ज़रीफी इस कारोबारी शहर पर जुराइम और जुल्म सितम के ऐसे बादल छाए कि शहर कराची का अमन एक ख्वाब बनकर रह गया। ओवरऑल जराइम की शरह में खातिर-ख्वाह इजाफा हुआ था। इस बात पे इंतहा पहुंच गई थी कि कराची में तकरीबन 280 अफराद जो है वो लुक़मा अजल बन गए थे। कराची माशी हब है, एक दिन के लिए कराची बंद हो जाए तो अरबों रुपए का नुकसान होता है। माशी एतबार से 30 साल पीछे चला गया। शहर कायद ने मुल्क की तामीर और तरक्की में अपना हक अदा किया, लेकिन सवाल ये है कि क्या शहर कायद की वो कदर की गई जिसका ये शहर हकदार है। बदअमनी और जराइम के घटाटूप अंधेरों में डूबा हुआ रोशनियों का शहर आज अमन और आतशी के लिए सवाली है। देखना ये होगा कि सियासी हुकूमत, सरकारी इंतजामिया और कानून के मुहाफिज या अवाम कौन है जो इस सवाल का जवाब दे होगा। मैं हूँ कुरतुल हाशमी और आप देख रहे हैं देख तो। कराची के 5 इंडस्ट्रियल जोन्स हैं, जिनमें 15,000 फॉर्मल और 50,000 इनफॉर्मल इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं। इसके अलावा छोटी बड़ी 360 मार्केटें हैं। इन इंडस्ट्रियल जोन्स में 30 लाख मुस्तकिल और 20 लाख जुज़ वक्ती मुलाजिम हैं। देखिए, हर लिहाज से कराची की अहमियत तिजारती एतबार से मुल्क की सतह पे बड़ी अहम रहेगी। रेवेन्यू के हवाले से भी जिस तरह हम 68-70% का एक असेस करते हैं, इसी तरह पूरे मुल्क में मैशत जो है वो कराची से जुड़ी हुई है। कराची को जब भी पैरालाइज किया जाएगा, पूरे मुल्क की मैशत में उसके असरात होंगे। एक ख़ास साजिश के तहत इसलिए भी बदअमनी के हवाले किया जाता है। जो लोग भी मुल्क के दुश्मन हैं, जो हमारी मैशत के दुश्मन हैं, वो पूरे मुल्क को दबोचने के लिए, पूरे मुल्क को मुतासिर करने के लिए उन्हें एक पॉइंट है। जिस तरह नरखरा किसी शख्स का दबा दें तो बेबस हो जाता है, कराची के मैशत को तबाह कर दें, आपने पूरे मुल्क को पैरालाइज कर दिया, पूरे मुल्क को मुतासिर कर दिया। कराची में जो लॉ एंड ऑर्डर है वो अगर ख़राब होता है तो उसके जो असरात हैं वो पूरे मुल्क पे उसके असरात होते हैं, और ज़ाहिर है वो एक हमारी इकॉनमी उससे डिस्टर्ब होती है। तो यहाँ से बेसिकली पैसा कमाना कोई मुश्किल काम नहीं है, चाहे पॉजिटिव वे में कमाएं या नेगेटिव वे में कमाएं। कराची की पॉपुलेशन अगर आप देखें कि 2 करोड़ की आबादी के हिसाब से, और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा होती है, यहाँ पर हर इलाके का आदमी जो है यहाँ मौजूद है, तो यहाँ पर हर किस्म के जराइम पेशा अफराद भी मौजूद हैं। हमारी मईशत जो है उससे यकीनन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, और इसको मैं समझता हूँ कि इसको पॉलिटिकली भी इस्तेमाल किया जाता रहा है। इसके दूसरे जो इससे वाबस्ता लोग हैं वो इसको दूसरे मायनों में भी इस्तेमाल करते रहते हैं। ये इंतहाई अमल होता है जब एक ही मुल्क के अंदर नकल मकानी या हिजरत शुरू हो जाए। ये इंतहा है। जिस आपने लियारी के लोगों से इंटरव्यूज़ आपने किए हैं कि वो एक ही शहर से नकल मकानी करते हुए उन पर क्या बीतती है, तो ये बड़ा बुरा अमल होता है जब कोई अपना सरमाया लेके शहर से निकल जाए। जमीनी इक़्तिदार की जंग हो, सियासी और मजहबी फिरकावारियत हो, इनाद और अदम बर्दाश्त हो, खानदानी या जाती दुश्मनी हो, इंतकाम जब अपनी इंतहा पर पहुंचता है तो एक ही शक्ल इख्तियार करता है, वो है टारगेट किलिंग। शहर कायद में गुज़िश्ता 5 सालों में 5,000 से ज़ायद शहरी जाँ बहक हुए। मक़तूलीन में उल्मा, सियासी और मजहबी रहनुमा, ख़वातीन और बच्चे सब शामिल हैं। सिर्फ साल 2013 में 2,500 से ज़ायद अफराद टारगेट किलिंग के देवता की भेंट चढ़ गए। एक शहरी अर्बन सिटी के अंदर इतने लोगों का मारा जाना, इतनी बदअमनी का होना ज़ाहिर है एक बड़ी तशवीश की बात है, और उस फिगर को जो है वो सारे तशवीश की निगाह से देखते हैं। लेकिन जिस वजह से हमारे पास लोग मारे जाते हैं वो वजह जो है वो बड़ी नाहक वजह है, कि जिसमें मरने वाले को ये नहीं पता होता कि वो क्यों मारा जा रहा है, और मारने वाले को ये नहीं पता होता कि वो मैं क्यों मार रहा हूँ। कराची जो है चूँकि एक माशी हब है और यहाँ से पैसा कमाना है, सबकी ही यही ज़रूरत है, तो उस हवाले से बहुत से
लोग ऐसे भी हैं जिनके रास्ते में उनके मुखालिफ आ जाते हैं, तो ऐसे वक्त में टारगेट किलिंग भी हमें बढ़ती हुई नज़र आती है। इस शहर पे जो कब्जे की एक जंग जो है वो हमें वक्तन फ़ौक्तन नज़र आई है, और उसकी वजह से जो है हमें टारगेट किलिंग जो है वो वक्तन फ़ौक्तन बढ़ती हुई नज़र आई है। मैं इसको इस तरह से एक्सप्लेन करूँगा कि कराची में जब कब्जे के हवाले से मुख्तलिफ जगहों पर कब्जे हुए, तो जो दूसरे लोग थे जो ये समझते थे कि इस पर कब्जे की वजह से, मैं इसको सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाना चाह रहा हूँ, लोगों ने ये समझा कि जब यहाँ पर कोई दूसरा कब्जा कर रहा है वो लाकर यहाँ पर अपने लोग बिठा देगा तो हमारा वोट बैंक कम हो जाएगा। टारगेट किलिंग ने कराची के कई खानदानों में सिफे मातम बिछाई है। बूढ़े वालिदैन जवान औलाद की लाशों को कांधा देते हैं। टारगेट किलिंग की नजर होने वाले जाहिद अली के अहले खाना का अहवाल भी जानते हैं। वाकई ये है कि ऑफिस से हम निकले वहाँ से बाहर तो लाइन जेरिया के करीब पहुंचे मैक्रो के पास, वहाँ से वो पहले घात लगा कर बैठे हुए थे। मैं ड्राइव कर रहा था, मेरे साथ मेरा दोस्त बैठा हुआ था, पीछे 2 कज़न थे, एक हमारा मुलाजिम था जाहिद भाई बैठा हुआ था, और उसने पहला अटैक मुझ पर किया। मैं उसे नहीं देख पा रहा था, लेकिन जाहिद भाई ने देखा, उसने मुझे आवाज़ दी कि भाईजान पिस्टल। जैसे उसने मुझ पर अटैक किया, मैं खैर मौला ने बचाया मुझे, मैं गाड़ी लेकर निकला हूँ। पीछे से उन्होंने जो फायर मारे उनमें से एक जाहिद भाई को लगा, तकरीबन 10-12 बुलेट्स गाड़ी पर लगे, और एक बुलेट जो है जाहिद भाई के सर पर लगा, और जिनसे उनकी वो शहादत हुई। हम कारोबारी आदमी हैं, कोर्ट कचहरी में जाएं, कहाँ पर जाएं, कारोबार करें, बच्चों को संभालें, अपना ख़ानदान संभालें, फिर इनके साथ कौन लड़ेगा? गवर्नमेंट इनको पूरा नहीं कर सकती तो वाहिद इंसान या कोई भी फर्द कैसे पूरा कर सकता है? भत्ताखोरी शहर कराची का सबसे मुनाफा बख्श कारोबार है। साहिब हैसियत छोटे और बड़े कारोबारी और तजारत पेशा भत्ताखोरों के सामने खुले दस्तरखान की तरह नजर आते हैं। भत्ताखोरों ने जब जहां से चाहा उठाकर खा लिया। 2013 भत्ताखोरी के लिए बदतरीन साल रहा। भत्ताखोरी की शिकायत 650 से बढ़कर 1300 पर पहुंच गई। कुछ भत्ताखोरों की हलाकत की बाज़गश भी सुनाई दी। मैं समझता हूँ सूरत हाल कुछ काबू में ज़रूर आई है। मैं नहीं कहता कि हमने मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा कर दिया है। कराची के लोगों की खासियत यह है कि कराची के लोग जो हैं वो ज़्यादा झंझट में नहीं जाते, ज़्यादा परेशानी में जाने की बात नहीं करते, और वो उन्होंने इन बत्ताखोरों को रकम दे देकर उनको और स्ट्रॉन्ग बनाकर अपने लिए बड़ी मुसीबत पैदा कर दी है। इसमें जो अहम वजह है जो कि मैं समझता हूँ जिसमें हम इतने कामयाब नहीं हो पाए, हमारी जो फेक सिमें जो हैं वो मार्केट में अभी भी मौजूद हैं। तो सेल फोन्स जो है वो ज़ाहिर है आपको पता है कि अब हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं ये जो क्रिमिनल्स हैं। थ्रेड के लिए सेल फोन इस्तेमाल किया जाता है। बत्ताखोरी में ज़ाहिर है ये एलिमेंट थ्रेड का भी है, डिमांड आती है सब कुछ, तो ये सेल फोन वगैरह ज़रा इस्तेमाल होते हैं, सिमें इस्तेमाल होती हैं, और इसमें फेक सिमें जो हैं ये एक मेजर इशू है। हमने यहाँ तक असेस किया कि भत्ते का फिगर पिछले जो 5 सालों के बीच आखिरी जो 3 साल थे, एक ऐसा साल था जिसमें भत्ते का अमाउंट टोटल टैक्स के अमाउंट से बढ़ गया था। तो इससे बड़ी बात मैं समझता हूँ, इसलिए बारहा हमने कहा कि भत्ताखोरों ने कराची में जा बजा अपनी गैर एलानिया रियासतें बना ली हैं। माजी में लोगों ने इस बात को बआसानी समझ लिया कि कराची से अगर उन्हें पैसा कमाना है तो इसके नेगेटिव तरीके भी बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। यहाँ से भत्ताखोरी चूँकि सनतें हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं, यहाँ पे कारोबारी शहर है ये, उस हवाले से भत्ताखोरी जो है यहाँ पर पहले भी थी, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं थी, 10 साल पहले नहीं था, पहले भी था। लेकिन ये कि जो हमें इजाफा नज़र आया था इसकी 2 वजूहत हैं। एक तो ये कि ये केसेस जो है मीडिया में ज़रूरत से ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पहले जब केसेस हुआ करते थे तो वो सिर्फ अखबार की हद तक रिपोर्ट होते थे, उनका इतना ज़्यादा यूँ कह लीजिए कि उसका ग्राफ नज़र नहीं आता था। लेकिन मीडिया के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आने के बाद जो है ज़रा सी भी बात जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बाद वक़्त पेश कर दी जाती है, तो ओवरऑल जो है वो लोग ये समझते हैं कि बहुत ज़्यादा इसका ग्राफ ऊपर होता है और बहुत ज़्यादा होता है। कराची का सबसे मुनाफा बख्श कारोबार भत्ताखोरी अब मेहनत कशों की दिलकशी का बायस भी बन रहा है। भत्ताखोरों की जद में ही आया शहर कायद का एक ताजिर। नौमौलूद भत्ताखोरों से बातचीत और फिर उन्हीं की गिरफ्तारी का अहवाल जानते हैं उस ताजिर की ही जुबानी। मुझे कॉल आई भी इस तरह आपको 10 लाख रुपए देना है। मैं कहा भाई मैं आपको जानता नहीं किस चीज़ का 10 लाख रुपया देना है। तो उन्होंने कहा आपको क्योंकि आपने हमारे किसी के ख़िलाफ़ बयान दिया। मैंने कहा मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है भी जिससे मैं किसी की दिल आज़ारी हो, लेकिन कह रहे नहीं जी आपको बस 10 लाख रुपये देना है। तो इसी तरह पे सिलसिला पिछले 3 माह से चल रहा था। तो मैंने वो 25,000 से शुरू किया, तो उसको तकरीबन फिर वो आस्ता आस्ता करके मेरा 1.5 लाख पे आया। कॉल आई 3:30 बजे।
भी आपको जो है ना इस तरह आना है। मैं कहा यार मैं कहीं आ नहीं सकता, मैं पैकेट बनाया हुआ, आप कहीं भी आ जाओ आगे। मैं घबराया हूँ, मैं उसको इस तरह शो किया जैसे मैं बिल्कुल किसी को जानता ही नहीं हूँ। वो मेरे पास आया यहीं अपना अस्की बैंक की तरफ, वो पैकेट जब मुझसे ले रहा था तो अदारों ने उसको पकड़ लिया। जो हमारी मार्केटें हैं वहाँ पर न सिर्फ पाकिस्तानी असला बल्कि दुनिया के हर मेयार का असला जो है वो हम अवेलेबल हो जाता है, क्योंकि स्मगल असला होता है, गैर कानूनी तरीके से लाया जाता है और गैर कानूनी तरीके से बेचा जाता है। अगवा बराए तावान की वारदातों ने 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अगवा की वारदातें अपने उरूज पर रहीं, लेकिन मगवियों के खानदान डर और खौफ के बायस खामोशी साधने पर मजबूर है। शहर कराची में ही 166 अफराद के अगवा के केसेस रिकॉर्ड हुए। मुकाबलों में 24 अगवाकार मौत के घाट भी उतार दिए गए। अगवा बराए तावान के हवाले से 2013 बहुत ही एक ख़तरनाक तरीन साल ज़रूर रहा है। पिछले 1 साल 1.5 साल में बड़ी मेहनत हुई है और उसमें हमने अपनी जान की परवाह किए बगैर अगवाकारों से जो है वो मुकाबला किया है और उसके नतीजे में हमारे लोग रिहा करवाए हैं। और मैं समझता हूँ उसी नतीजे में आज अगवा बराए तावान की शरह जो है वो तेज़ी से नीचे जा रही है सितंबर के बाद से। कि सितंबर अगस्त में अगर हमारे फिगर्स 15 के थे, 27 के थे, तो सितंबर में वो फिगर 15 पे आ जाता है, अक्टूबर में 9 पे आ जाता है, नवंबर में 3 पे आ जाता है, दिसंबर में 6 पे आ जाता है और जनवरी में भी तकरीबन 3 का फिगर है। तो मैं समझता हूँ कि इस पे बड़ी हद तक अब अल्लाह ताला ने हमारी मेहनत का समर दिया है और इसमें फिगर में एक बड़ी तादाद में कमी वाक़ई हुई है। एक शॉर्ट टर्म किडनैपिंग जिसको हम कहते हैं, वो तादाद इसमें नंबर्स जो हैं वो भी थे, जिसको हम विद इन 24 आवर्स जो है उन्होंने किसी को उठाया और सेटल किया, उसको छोड़ दिया। तो ये भी तादाद इसमें अगर आप शामिल करें, इसलिए आपको नंबर जो है ज़्यादा मिलेंगे। मगर यहाँ पर एक क्रेडिट मैं समझता हूँ कि पुलिस को देना चाहिए कि पुलिस ने बड़ी कामयाबी के साथ ये गैंग जो हैं काफ़ी बस्ट किए हैं और इसमें जो सॉल्विंग रेट है इनका बहुत 70-80% सॉल्विंग रेट है, जिसमें बगैर रैंसम देकर वो उन्होंने बाज़ेयाब किया है लोगों को। जुर्म को रोकने के लिए मुजरिमों की हौसला शिकनी और हथियारों से खाली करना जरूरी होता है, लेकिन गरीब की रसाई रोटी तक इतनी आसानी से नहीं जितनी कि मुजरिम तक हथियारों की रसाई आसान है। गैर कानूनी हथियार शहरी कराची के मसाइल की बुनियादी जड़ों में से एक है। हालिया कराची ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार मुल्जिमान के कब्जे से 7,296 हथियार बरामद हुए। अलावा अजीज 252 दस्ती बम और 222 किलोग्राम धमाका खेज मवाद भी बरामद किया गया, जबकि गैर कानूनी असलहा के 1386 मुकदमा दर्ज किए जा सके। पाकिस्तान में जो हमारी मार्केटें हैं वहाँ पर न सिर्फ पाकिस्तानी असला बल्कि दुनिया के हर मेयार का असला जो है वो हम अवेलेबल हो जाता है, क्योंकि स्मगल असला होता है, गैर कानूनी तरीके से लाया जाता है और गैर कानूनी तरीके से बेचा जाता है। ज़ाहिर है ये वो आर्म्स ही हैं जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। इसकी आसानी से फराहमी, इसकी स्मगलिंग, इसकी अनचेक्ड लाइसेंसिंग का इशू, इलीगल वेपन्स आ रहा है जो मैन्युफैक्चर हो रहा है हमारे मुल्क में, अब कंट्री में वो जो फैक्ट्रियां जो मैन्युफैक्चर कर रही हैं उसको भी एक मॉनिटर करना या रेगुलेट करने वाला एक सिस्टम जो है वो नेशनल लेवल पे भी आना चाहिए। नेशनल लेवल पे होना चाहिए, फिर प्रोविंशियल लेवल पे होना चाहिए। तो ये वो काम है जो जिसमें मैं समझता हूँ डिले ज़रूर है, मगर हम इसके ऊपर ऑलरेडी हमने काम शुरू किया। मगर यहाँ पर ये इशू बहुत बड़ा है कि जो इलीगल वेपन जिस तरह आ रहा है, अवेलेबल है मार्केट में, और जिस तरह लोग क्रिमिनल एलिमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़ाहिर है उससे ये सारी चीज़ों में अगवा बराए तावान में भी इस्तेमाल होता है, टारगेट किलिंग में भी ये वेपन इस्तेमाल होता है और मुख्तलिफ जराइम में इस्तेमाल होता है। शहर कराची को दहशत गर्दी, टारगेट किलिंग, भत्ता माफिया, लैंड माफिया, अगवा बराए तावान जैसे अमराज ने तो पहले ही लागर कर दिया है। रही सही कसर सियासी और मजहबी जमातों की हड़तालों, एहतजाजी मुजाहरों और धरनों ने निकाल रखी है। आम शहरियों, तालिबे इल्मों, यौमी उजरत वाले मजदूरों, पथारे वालों, ट्रांसपोर्टरों और ताजर बरादरी को हड़ताल बराह रास्त मुतासर करती है। एक हड़ताल की सूरत में 2 बिलियन फी घंटा और कम से कम 10 बिलियन यौमिया का खसारा होता है। साल 2013 में कराची शहर ने 20 सियासी और मजहबी हड़तालें भी देखी। एक दिन के लिए कराची बंद हो जाए तो अरबों रुपए का नुकसान होता है। हमारी मईशत जो है उससे यकीनन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। 2.5-3 अरब रुपए का लॉस सिर्फ ताजरों को होता है, फिर इंडस्ट्री है, कस्टम के मामलात हैं। ये कमी वाक़ई हुई है
उन हड़तालों में जो सियासी तौर पे होती थी। तो इसको पॉलिटिकली भी इस्तेमाल किया जाता रहा है, इसके दूसरे जो इससे वाबस्ता लोग हैं वो इसको दूसरे मायनों में भी इस्तेमाल करते रहते हैं। अब हड़तालें ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ कि इस किस्म की, जैसे कोई किसी दीनी जमात के किसी बंदे को कत्ल कर दिया जाए, तो इस तरह की हड़तालें हैं। लेकिन मैं समझता हूँ शहर को डिस्टर्ब ज़्यादा किया जा रहा है, हड़तालें ज़्यादातर लोगों की कामयाब नहीं हुई। जराइम की शरह में मुसलसल इजाफा मुजरमों में इजाफे का भी इंदिया है। आम तासुर यही है कि हालात की सितम ज़रीफी मजबूर तबके को जराइम की जानिब धकेल देती है। संजीदा जहन सोचने पर मजबूर है कि मुजरमों की पैदावार और अबियारी कहाँ हो रही है और कौन कर रहे हैं। देखिए, इसको हम मुख्तलिफ फेजेस में डिवाइड करते हैं। सबसे बड़ी बात तो मैं समझता हूँ कि एक मईशत का तरक्की पजीर ना होना कराची में या पूरे पाकिस्तान में, और बिलखुसूस कराची के अंदर, कि कराची में हम यहाँ भी देखते हैं हमारी इकनॉमिक ग्रोथ जो है वो नहीं हो रही, नई फैक्ट्रीज नहीं लग रही, नई इंडस्ट्रीज नहीं लग रही, जो एग्जिस्टिंग है वो भी बंद होने के दहज पे पहुँच गई है। तो ये एक सबसे बड़ी वजह हम दे सकते हैं। दूसरी, जब माशरे में क्रिमिनलिटी हो, माशरे में एक डिस्पैरिटी हो और क्रिमिनल एलिमेंट्स ये देख रहे हों कि एक मोबाइल फ़ोन छीनने पे 4-5 हज़ार रुपये रोज़ के मिल जाते हैं, तो वो 7, 8, 10, 15-20 हज़ार की नौकरी से बेहतर वो ये करना पसंद करता है। क्रिमिनलिटी का एक माहौल बन जाता है। अब इसमें ज़ाहिर है एक तरबियत का भी बहुत असर होता है, घर की तरबियत का, वालिदैन की तरबियत का, माशरे का, और दूसरा माशी तरक्की का, ये सारे अवामिल। और फिर दूसरी सबसे बड़ी बात मैं समझता हूँ कि अपॉर्चुनिटीज़ हम गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करनी होती हैं, कि जितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है उतनी क्रिमिनलिटी की तरफ लोग कम जाकर उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की बात करते हैं। ये तो नहीं कह सकते कि सब कुछ कराची में ही हो रहा है। अगर मैं ये कहूँ कि कराची में सुसाइड अटैक्स हुए हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि कराची में जो सुसाइड अटैक्स हुए हैं तो सुसाइडर भी यहीं पर पैदा हुआ, यहीं पर वो हुआ। एक आध वाक़े में हमें ज़रूर मिलता है कि अल्लामा हसन तुराबी का जो सुसाइडर था वो कराची के इलाका था, या जो अमेरिकन कॉन्सुलेट के पीछे जो वाक़या हुआ जिसमें वो अमेरिकी सफारतकार डेविड फॉय मारा गया था, उसका सुसाइडर कराची का था। लेकिन आपको 90% जो सुसाइडर हैं वो आपको मुल्क के दीगर हिस्सों से यहाँ आते हैं। तो यही कराची चूँकि एक मिनी पाकिस्तान है, उसमें मुख्तलिफ शहरों से, मुख्तलिफ इलाकों से लोग आकर यहाँ आते हैं, वो अपनी दुश्मनियाँ भी अपने साथ लाते हैं। ये बात एक साबिक IG जेल खाना जात ने मुझसे कही थी, और ये बात ऑन रिकॉर्ड है कि जनाब अगर आप कराची की दोनों जेलों का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए तो उन जेलों में 80% लोगों का ताल्लुक आपको कराची से नहीं मिलेगा। मैं किसके हाथ पर अपना लहू तलाश करूं? तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। शहर को बंद करवा दिया जाए, शब खून हो या दिन दहाड़े वारदात, मुजरिम हमेशा वही हुआ करते हैं। जी हाँ, नामालूम अफराद। कोई भी प्रेशर ग्रुप सड़कों पर निकलकर आम आवाम को हिरासा करता है और मिनटों में कराची को बंद करवा दिया जाता है, जबकि कानून नाफिज करने वाले इदारे नामालूम अफराद को मुरूद इल्जाम करार देते हैं। ज़ाहिर है नामालूम अफराद क्रिमिनल्स हैं, दहशतगर्द हैं, ये वो लोग हैं जो कराची के अमन को तबाह कर रहे हैं। इसमें ज़ाहिर इन किलिंग्स में जो है वो टारगेट किलिंग्स भी होती हैं, पॉलिटिकल भी होती हैं, किसी ज़ाती मकसद के लिए भी होती है, एथनिक भी होती हैं, सेक्टेरियन भी होती हैं, और फिर एक मिलिटेंसी की किलिंग का अवसर भी मौजूद है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इसमें शामिल हैं, और ज़ाहिर है फिर तहकीक करने के बाद ही पता चलता है कि वो नामालूम अफराद कौन थे, उनका ताल्लुक किस गिरोह से था और उनके क्या मकासद थे। नामालूम अफराद, तो अब ये तो देखें, जो टारगेट किलिंग का जो सिलसिला जब शुरू होता है तो इसमें जब गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई जो केस बनाया जाता है तो नामालूम अफराद ही डाला जाता है। तो उसमें आप आइडेंटिफाई, ज़ाहिर तहकीकात जो होती हैं वो उसी वक्त पूरी नहीं हो चुकी होती, आप उन लोगों की शनाख्त नहीं कर सकते हैं। तो नामालूम, जब आप उसको रजिस्टर्ड करते हैं केस को, तो नामालूम अफराद ही कहा जाता है उनको। नामालूम अफराद को तो ज़ाहिर है जब पुलिस लिख देती है कि वो नामालूम है तो वो पुलिस के लिए तो नामालूम होते हैं, लेकिन ना मेरे लिए नामालूम है ना वो आपके लिए नामालूम है। एक आम सी बात है कि इस शहर में जब कोई वाक़या हो जाए और उसको जो है मुख्तलिफ जानिब से जो उसे ट्विस्ट करने की कोशिश की जाए, सबसे पहले तो जो ट्विस्ट कर रहा है वही जानता है कि किसके लिए वो ट्विस्ट कर रहा है। मैं इसकी मिसाल के तौर पे मैं यहाँ ये बात करूँगा कि देखें कराची शहर में, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको चंद मिसालें दी, कराची शहर में सिर्फ नीयत का मसला है। अगर नीयत ठीक कर लें हमारे अदारे, कोई मसला नहीं है कि शहर के मसले हल ना हो जाएँ। सिर्फ और सिर्फ नीयत ठीक हो जाए, नामालूम अफराद मालूम हैं और मालूम अफराद जो हैं वो बहुत आसानी से पुलिस की गिरफ्त में आ सकते हैं। इस शहर में टारगेटेड ऑपरेशन भी हुए हैं, लेकिन उन टारगेटेड ऑपरेशन के ऊपर भी मेरा वो यही है मौक़िफ़ कि देखें आपने नंबर गेम खेला है।
नंबर गेम से नहीं मसले हल होते। आपको ये इससे मसला हल नहीं होगा कि पुलिस ने 100 लोग पकड़ लिए और 100 लोग रेंजर्स ने पकड़ लिए, 200 लोगों की प्रेस लिस्ट शाम में भेज दी गई अखबारात को, मीडिया को, इतने लोग पकड़ लिए। लेकिन जो लोग अदालतों में पेश हों कानून के मुताबिक 24 घंटे के अंदर जो आपके ऊपर लाजिम है, तो वो आप 7 लोग पेश करें, वो आप 10 लोग पेश करें, तो 90 लोग कहाँ गए? आम आदमी ये सवाल करता है। लेकिन आम आदमी आपके नंबर गेम को बहुत आसानी से समझ रहा है। नंबर गेम से मसले हल नहीं होंगे। आपको कतन यहाँ पे किसी फौजी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, कतन यहाँ रेंजर्स की ज़रूरत नहीं है। यही पुलिस है और यही पुलिस कर सकती है। कराची बदअमनी, जराइम की रोकथाम और हालिया ऑपरेशन का सारा दारोमदार कराची पुलिस के कांधों पर ही तस्वुर किया जाता है। सवाल ये पैदा होता है कि ये कांधे किस हद तक ताकतवर हैं या कमजोर। बदअमनी की सूरत हाल से ऐसा लगता है कि शहर का हिफाजती निजाम गैर मौसर है। 2 करोड़ शहरियों की हिफाजत के लिए 600 अफराद पर एक पुलिस वाला तैनात है। साल 2013 में हिफाजत का फरीजा सर अंजाम देते हुए 200 पुलिस एहलकार जख्मी और 166 शहीद हुए। खिदमात का एतराफ अपनी जगह, लेकिन पुलिस महकमे की सिफारशी और सियासी भर्तियों का हाल भी किसी से ढका छुपा नहीं। ये एक बात ज़रूर आई थी सामने, और जिसमें मेरे ख्याल में ऑलरेडी पुलिस की तरफ से या रेंजर्स की तरफ से, देखिए इसको सस्टेनेबल बनाने के लिए ज़ाहिर है जो पुलिस ऑफिसर्स अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको तो ज़ाहिर है हटाया नहीं जाएगा। और ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स वगैरह वैसे तो नॉर्मल एक प्रोसीजर में होती रहती हैं, परफॉर्मेंस बेस्ड होनी चाहिए। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि इसको नहीं छेड़ना चाहिए कि अगर पुलिस की हमारी जो फोर्स है, रेंजर्स अगर काम अच्छा कर रही है, ख़ासतौर पर पुलिस में ट्रांसफर पोस्टिंग्स इस वक्त अगर जो अच्छे काम कर रहे हैं उनको नहीं हटाया जाए, नहीं छेड़ा जाए, तो बिल्कुल उसी तरह काम हो रहा है। ये बात सामने ज़रूर आई है, मगर इसमें कोई ऐसे फैसले नहीं हुए कि लोगों को हटाया जाए। जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको बिल्कुल उन्हीं जगहों पर रखा जाएगा और उनसे उसी तरह काम लिया जाएगा। और हमारी कोशिश है कि इसको एटलीस्ट 1 साल के लिए तो उन ऑफिसर्स को जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको उन्हीं जगहों पर रखा जाए। मैं समझता हूँ कि जी हर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी कराची में बदअमनी की सूरत हाल को काबू रखने की सलाहियत ज़रूर रखती है। सही डायरेक्शन होने की ज़रूरत है, सही फोकस होने की ज़रूरत है, और ये तमाम चीज़ें मैं समझता हूँ वक्त के साथ साथ जो है वो हम ऑन बोर्ड और ऑनलाइन होते जा रहे हैं। यही पुलिस कर सकती है। आपको कतन यहाँ पे किसी फौजी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, कतन यहाँ रेंजर्स की ज़रूरत नहीं है। यही पुलिस है और यही पुलिस कर सकती है। ये बात मैं क्यों कहता हूँ, देखिए दुनिया भर में जो है ना पुलिस ग्राउंड फोर्स के तौर पर लिया जाता है पुलिस को, और ग्राउंड फोर्स को मजबूत किया जाता है। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो ऐसी तैसी की जाती है माजरत के साथ, वो पुलिस की जाती है। पुलिस करप्ट भी कर दी जाती है, पुलिस में सियासी भर्तियाँ भी की जाती हैं, पुलिस को और भी दीगर धंधों में लगा दिया जाता है, उसे टूल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। दुनिया भर में ये नहीं होता, नंबर 1। लेकिन जब आप इस पुलिस से काम लेना चाहते हैं तो यही पुलिस आपको रिजल्ट्स भी देती है। क्या लियारी में आपको रिजल्ट नहीं दिए पुलिस ने, माजी में दिए हैं ना। और भी कई वाक़यात में कोट कर सकता हूँ जिसमें इसी पुलिस ने, जो कोर कमांडर का जो वाक़या हुआ था हमले का, इसी पुलिस ने मुलजिमान पकड़ के दिए थे आपको। और भी कई ऐसे वाक़यात में कोट कर सकता हूँ। बात सिर्फ और सिर्फ ये है कि इस शहर में ह्यूमन इंटेलिजेंस जिसे आप कहते हैं वो सिर्फ पुलिस के पास है। ह्यूमन इंटेलिजेंस और किसी के पास नहीं है। ना आप रेंजर्स को कह सकते हैं, ना आप आर्मी को कह सकते हैं कि उनके पास ह्यूमन इंटेलिजेंस है। वो कम्युनिकेशन के ऊपर चलते हैं। वो हमारे यहाँ जो आजकल जो मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके ऊपर चल रहे होते हैं। ह्यूमन इंटेलिजेंस जो ना वो पुलिस के पास है। 3-4 साल पहले की बात है, कराची में एक एडिशनल आईजी साहब का बकरा चोरी हो गया। बकरे में ना तो नंबर प्लेट होती है और ना ही उसमें ट्रैकर लगा होता है, लेकिन 24 घंटे में वो बकरा बरामद कर लिया गया था। मैं कहना सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि देखिए नीयत का मामला ऐसा है, नीयत हो तो सब कुछ मुमकिन है। आप इस शहर में कोई सा भी क्राइम आप उसे नीचे ला सकते हैं। टारगेट किलिंग हो, भत्ताखोरी हो, अगवा बराए तावान हो, स्ट्रीट क्राइम हो, कोई भी दूसरा क्राइम हो, आप उसको नीचे ला सकते हैं। जराइम और बदअमनी का सिलसिला पूरे शहर को अपनी लपेट में लिए हुए है। जराइम पेशा अफराद शहरियों को खुले दस्तरखान की तरह नोच खाने में मसरूफ नजर आते हैं। ऐसे में मसीहाई की उम्मीद किससे लगाई जाए। कराची ऑपरेशन के तहत गुज़िश्ता 3 माह में 63,745 छापे मारे गए। यूं मुजरिमों के खिलाफ यौमिया 768 कार्रवाइयाँ की गई, जिसके नतीजे में दहशतगर्दी, टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी, अगवा बराए तावान, स्ट्रीट क्राइम जैसी वारदातों में 41,000 मुल्जिमान गिरफ्तार किए गए,
जबकि 4 से 5 हजार मुजरिम जेलों तक पहुंचे। कराची में 2013 में ओवरऑल जराइम की शरह में खातिरख्वाह इजाफा हुआ था और अगस्त के महीने में इस बात पे इंतहा पहुंच गई थी कि कराची में तकरीबन 280 अफराद जो है वो लुक़मा अजल बन गए थे। लेकिन सितंबर के पहले हफ्ते में 4-5 सितंबर को प्राइम मिनिस्टर साहब कराची तशरीफ़ लाते हैं, कराची ऑपरेशन का आगाज़ करवाते हैं, तमाम स्टेक होल्डर से मीटिंग करते हैं और उसके बाद ये तय पाता है कि जी कायम अली शाह साहब वज़ीर आला सिंध जो है वो इस टीम की कप्तानी करेंगे और रेंजर्स के डीजी साहब को भी जो है वो एक कमांड दी गई। साथ में ये कहा गया कि अब इसके बाद जो है वो किसी कीमत पर भी कराची में अमन बहाल किया जाएगा। सारी जमातों ने बैठ कर ये फैसला किया है कि कराची के हालात को दुरुस्त करना है और इसमें ज़ाहिर एक पॉलिटिकल विल जो है वो शामिल हो गई। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत एक इसकी अहमियत कराची के हवाले से जब हम बात करते हैं तो कराची का कराची में अमन अमान होना लाजमी बहुत ज़रूरी है। साफ बात तो ये है कि अगर हो रहा होता तो इस शहर में टारगेट किलिंग रुक चुकी होती, इस शहर में स्ट्रीट क्राइम रुक चुका होता, इस शहर में चौधरी असलम जैसा बहादुर अफसर नहीं मारा जाता, इस शहर में दहशतगर्दी की आए दिन वारदातें नहीं हो रही होती, इस शहर में भत्ताखोरी जो है वो कंटिन्यू अपने उरूज पर जारी है वो ना हो रहा होता। मैं आपको एक बात बहुत वसूख से कह रहा हूँ कि इस शहर में आप टारगेटेड ऑपरेशन की बात करते हैं, यकीनन कहीं ना कहीं टारगेट किलिंग में ग्राफ ज़रूर नीचे आया होगा, लेकिन आप दूसरी जाने पर नहीं देख रहे कि इस शहर में स्ट्रीट क्राइम इन्हीं दिनों में उसका ग्राफ बहुत ज़्यादा ऊपर गया है। जो लोग क्रिमिनल हैं वो आपके ऑपरेशन से डर के यकीनन कुछ दिन के लिए छुप के बैठ जाएंगे, लेकिन उन्हें अपना पेट पालना है। वो अपना खर्चा निकालने के लिए जो शहर की सड़कों पर आके स्ट्रीट क्राइम कर रहे हैं। स्ट्रीट क्राइम अब उस तरह से रिपोर्ट नहीं होता जैसे माजी में हुआ करता था, उसकी वजह से स्ट्रीट क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ा है और लोग इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मैं निहायत वसूख से बात कर रहा हूँ कि टारगेटेड ऑपरेशन एक जानिब यकीनन आप ये कह सकते हैं कि टारगेटेड किलिंग में कुछ कमी आई होगी, लेकिन स्ट्रीट क्राइम में कोई कमी नहीं आई है। गाड़ियाँ चोरी और छीने जाने में कोई कमी नहीं आई है, बल्कि ये बढ़ा ही है। एक ऐसी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जैसे कराची पुलिस की हम बात करें, सिंध पुलिस की बात करते हैं, वो इन कमतर वसाइल में जो रिजल्ट दे रहे हैं उसको देखते हुए अब बहुत ज़रूरी है कि इन्हें कम से कम उसके मुकाबले पे वेपन मिलना चाहिए जो जिन हरीफों के सामने और जिस अफरीद के सामने ये मिशन ये जारी है। क्योंकि कराची में लफ्ज़ ऑपरेशन छोटा लफ्ज़ है, ये लोग एक जंग की सूरत हाल है, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि जो जिस तरह ये अपनी जानों के नजराने दे रहे हैं ये पुलिस एहलकार, ये रेंजर्स, ये जहाद कर रहे हैं हमारे लिए। बहुत ज़रूरी है कि इन्हें जदीद तरीन वेपन्स दिए जाएं, इनके इख्तियारात में मज़ीद बेहतरी की जाए और सबसे बड़ी बात, जिन जुर्म पेशा अनासर को पकड़ते हैं अब तक कोई कानून साजी का अमल सामने नहीं आया कि अब वो खाली जेलों में बंद हैं। कानून में ऐसी तब्दीलियाँ आनी चाहिए और अदालती निज़ाम को, रैपिड ट्रायल्स को फौरी तौर पर जो वादा किया गया उसे बहाल होना चाहिए ताकि इन इदारों की भी जानों को जो बढ़ते हुए ख़तरात हैं वो कम हो सकें और इनके ऑपरेशन में भी कोई खलल पैदा ना हो। सज़ाएँ मिलनी चाहिए जो जितने गिरफ्तारियाँ हुई हैं और ये जितनी इफेक्टिवनेस पुलिस की या रेंजर्स की है, ये अगर इसके ऊपर अगर प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूशन ना हो और जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है ये तो बिल्कुल वीक है ज़रूर और इसमें डिलेज़ हैं। तो एक स्टेप हमने ज़रूर लिया है जिसमें नंबर ऑफ़ कोर्ट जो हैं वो उसको बढ़ा दिया गया है ताकि इनकी पेशियां हों और इसके ऊपर जल्द जो है फैसले हों और स्पीडी ट्रायल जो है एटलीस्ट जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं उनके स्पीडी ट्रायल होने चाहिए ताकि इनके फैसले जल्दी हो जाएं, इनको सज़ाएं जल्दी मिलनी शुरू हो जाएं। तो ये जितना काम पुलिस जो है, मैं आपको बताऊं कि एवरेज हमारी पुलिस और रेंजर्स जो है वो 50 to 60 रेड्स जो है 50-60 रेड्स जो हैं डेली बेसिस पे कर रही है, छोटे बड़े सब मिलाकर। तो ये बहुत बड़ी तादाद में काम हो रहा है और ये जो गिरफ्तारियां हैं ये भी बहुत बड़ी तादाद में, नंबर्स मैं आपसे एग्री नहीं करूँगा मगर मैं समझता हूँ कि तकरीबन 12-13 हज़ार लोगों को जो है गिरफ़्तार किया गया था और इसमें कुछ लोगों को जिस तरह मैंने पहले कहा छोड़ा गया और कुछ लोगों को कोर्ट्स में पेश किया जा रहा है। कोशिश हमारी पूरी ये है कि एक तो विटनेस प्रोटेक्शन प्लान ज़ाहिर है उसको भी यूज़ किया जाए कि लोग सामने आके विटनेस के तौर पे आएँ ताकि इन लोगों को सज़ाएं मिलें और इसमें प्रोसिक्यूशन को जो है वो मतलब जितना स्ट्रॉन्ग करना हम कोशिश कर रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग करके और केसेस को सामने पेश किया जाए ताकि इनको सजाएं मिलें। तो हमें ये नज़र आता है कि नंबर गेम खेला जा रहा है। 100 लोग पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए, 100 रेंजर्स ने गिरफ्तार कर लिए और उसके बाद जो है वो एक फिगर शाम में आ जाती है कि ना 200 लोग गिरफ्तार कर लिए छापों के दौरान, महासरों के दौरान। लेकिन हमें अगले दिन नज़र ये आता है कि अदालतों में
जो कि कानून के मुताबिक आपको 24 घंटे के अंदर पेश करना है, वो हमें नज़र नहीं आता। बाज़ों का 10 लोग पेश हो रहे हैं, कहीं 15 लोग पेश हो रहे हैं एक दिन में। तो ये सिर्फ नंबर गेम है। आप अपने प्रोसिक्यूशन को बेहतर बनाएं। प्रोसिक्यूशन अगर बेहतर हो गया, ज़ाहिर है वो पुलिस के पास भी हो, अब तो पुलिस के बाद रेंजर्स के पास भी अब तो प्रोसिक्यूशन आ चुका है। प्रोसिक्यूशन बेहतर बना लीजिए। इस शहर में विटनेस प्रोटेक्शन प्लान ले आइए। विटनेस प्रोटेक्शन प्लान नहीं होगा इस शहर में, आप अदालतों से सजाएं कराने में कामयाब नहीं हो सकते। विटनेस प्रोटेक्शन प्लान की गैर मौजूदगी में हाल ये है कि शहर में वली बाबर जैसा केस जो है वो अब तक अपने अंजाम को नहीं पहुंच सका है। तो विटनेस प्रोटेक्शन प्लान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे अगर ये खौफ ना हो कि मैं गवाही देने जाऊँगा तो उस सूरत में मैं मारा नहीं जाऊँगा, तो मैं यकीनन गवाही देने ज़रूर जाऊँगा। आवाम को ये एहसास दिला दीजिए। आप उनका, जिसे हम कहते हैं ना कि आवाम का ताउन आपको उसी सूरत में मिलेगा कि आप विटनेस प्रोटेक्शन प्लान लाएं, उस पर अमल कराएं। ये हमारी फोर्स है जिन्होंने ग्राउंड पे काम करना है। तो मैं समझता हूँ कि ठीक है, कोई अगर इश्यूज़ आते हैं आप उनको ज़रूर उठाएं, मगर बिला वजह तनकीद का निशाना बनाना भी दुरुस्त नहीं। शहर कराची का माजी और हाल तो सबके सामने है। सवाल ये है कि मुस्तकबिल में बेहतरी की क्या उम्मीद रखी जाए। कराची की अगर आप कुछ 10-12 साल 15 साल से अगर आप कराची के मामला उठा के देख लीजिए तो सियासी जमातों का जो रोल होना चाहिए उन्होंने बिल्कुल नहीं अदा किया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहूँगा कि गवर्नमेंट्स में रहते हुए भी उनकी आपस में जो है वो जब क्लिश रही, उनके लोग सबके लोग मरते रहे। और एक मौके पे तो ये कहा जाता था कि पीपल्स पार्टी एक ऐसा शौहर है जिसकी 2 सौकनें हैं और वो आपस में लड़ रही हैं। तो ये भी शहर में हमने देखा और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा सियासी बुनियादों पे भी टारगेट किलिंग हुई है, फ़िरक़ावाराना बुनियादों पर भी यहाँ टारगेट किलिंग हुई है। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए बेसिकली सियासी जमातों को अपना किरदार अदा करना चाहिए, मजहबी जमातों को अपना किरदार अदा करना चाहिए। ये करेंगे अपना किरदार अदा सही, इस शहर में मसले हल होना कोई मुश्किल काम नहीं है। देखिए, मैं आज भी कराची के लिए बहुत पॉजिटिव हूँ। जो कुछ भी हो गया हमें उसको भूल जाना चाहिए। हमें हर सुबह एक नई सुबह का आगाज़ करना चाहिए इस उम्मीद के साथ कि हम इस शहर के वासी हैं, हम इस शहर के रहने वाले हैं। हमारा इस शहर पर एक कर्ज़ है और हम उस कर्ज़ को पूरा करें। अल्लाह ताला ने आज जो हमें जो इज़्ज़त दी है, जो हमें हैसियत दी है, वो सिर्फ इसी शहर की वजह से दी है। तो आज अगर इस शहर को हमारी ज़रूरत है और ये शहर चाहता है कि हम अपना खून इस शहर के लिए देकर इसको दोबारा रोशनियों का शहर बना दें, तो मैं समझता हूँ ये हमारा हक़ भी बनता है और ये हमारा फ़र्ज़ भी बनता है। मैं समझता हूँ हमें बिल्कुल सिंध गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए और उसके साथ साथ पुलिस को, रेंजर्स को सपोर्ट करना चाहिए, उनके मोरल्स को हाई करना चाहिए। जिस तरह हमारे पुलिस के जवान और पुलिस के ऑफिसर्स जो हैं वो टारगेट हो रहे हैं इसमें और शहीद हो रहे हैं, चौधरी असम साहब हैं या दूसरे हमारे जो जवान शहीद हुए हैं, तो मेरे ख़्याल में ये बिल्कुल इसके मुस्तहक हैं कि उनको खराज तहसीन पेश करना चाहिए और उनके मोरल्स को अप रखना चाहिए। जैसे कि ये हमारी फ़ोर्स है जिन्होंने हमें प्रोटेक्शन देनी है, ये हमारी फ़ोर्स है जिन्होंने ग्राउंड पे काम करना है। तो मैं समझता हूँ कि ठीक है, कोई अगर इश्यूज़ आते हैं आप उनको ज़रूर उठाएं, मगर बिला वजह तनकीद का निशाना बनाना भी दुरुस्त नहीं। तो अगर नीयत ठीक हो जाए तो ये शहर बहुत आगे जा सकता है, तरक्की कर सकता है। लेकिन सूरत हाल मुझे फौरी कुछ अच्छी इसलिए नज़र नहीं आती कि मैं ये देख रहा होता हूँ कि बहुत सी चीज़ें जो हैं वो सियासी हो चुकी हैं और सियासी बुनियादों पर जब आप चलने की कोशिश करते हैं, जब आप मसालियत की बुनियाद पर चलने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो मसालियत दूसरी ज़ुबान में मैं कहूँगा कि मुनाफ़क़त होती है। तो मुनाफ़क़त से मसले तो हल नहीं होते ना। हमें पॉजिटिव होना पड़ेगा, हमें अपनी पुलिस फोर्स को जो है वो एम्पावर करना पड़ेगा और उसके बाद कोई मुश्किल नहीं है कि इस शहर के मसले हल हो। मौजूदा हालात को मैं चूँकि एक बेहतरी की तरफ जाता हुआ अमल मैं देख रहा हूँ और ये बिल्कुल एक हकीकत है, ये मफरूज़ा नहीं है कि दुनिया में जहाँ कहीं भी बैनुल-अक़वामी सरमायाकार हैं और जो अपनी मसनूआत को बैनुल-अक़वामी तौर पर मुतारिफ़ करवाते हैं और जो इंटरनेशनल मार्केट्स में जाना चाहते हैं, कराची उनके लिए एक जन्नत है। कराची सरमायाकारों की नज़र में ऐसे ही है जिस तरह फूलों से लदा हुआ एक बाग बुलबुल के लिए, बुलबुल मचलती है वहाँ जाने के लिए, इस तरह कराची सरमायाकार और सारे मुल्क में जब भी अमन का अमल बेहतर होगा, कराची की एक बेहतर शक्ल नज़र आना शुरू हो जाएगी। आप देखेंगे वो जो 35,000 लोग चले गए वो वापस आएंगे, इसलिए कि दरिया में जहाज रानी और तालाब में कश्ती चलाने में बड़ा फ़र्क है। कराची में जिसने सरमाया कारोबार कर लिया वो कराची से बाहर ज़्यादा देर नहीं हो सकता। यही वजह है, मुझे पूरा यकीन है, मैं इस बात पर मुकम्मल तौर पर मुतमईन हूँ कि कराची का मुस्तकबिल ताबनाक है। कराची की मैशत, कराची की सनत और तिजारत, ये ज़रूर आप इसको फूलता हुआ देखेंगे।
कराची को इग्नोरेबल शहर नहीं है। कराची में जब चलती हुई गोलियों में इंडस्ट्री चल सकती है तो अमन में कराची की तिजारत में क्या क्या बहार होगी, इसका अंदाजा आप लगा सकते। देखिए पाते हैं उशाक बुतों से क्या फैज। एक बरहमन ने कहा है कि ये साल अच्छा है। सियासी हुकूमत और सरकारी इंतजामिया हस्बे मामूल आइंदा आने वाले वक्त की बेहतरी के दावे और वादे कर रहे हैं। हमें बामी इत्तेहाद और यगानियत के साथ शहर कायद के अमन को बहाल करने पर भरपूर तवज्जो देने की जरूरत है। मुजरिमों की सरकोबी के साथ कानून नाफिज करने वाले इदारों की हौसला अफजाई से मजबूत करना होगा। शहरी दिफा में अवाम को भी अपना फर्ज अदा करने की जरूरत है। कराची बदअमनी के हवाले से मौक़िफ़ लेने के लिए आईजी सिंध शाहिद बलोच, कराची पुलिस चीफ शाहिद हयात समेत डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस के जिम्मेदारान से बात करने के लिए बारहा राब्ता किया, लेकिन शायद मुतवक्का तबादलों के खदशात से किसी ने भी इस हसास मौजू पर बात करने के लिए वक्त देना मुनासिब नहीं समझा। आज के एपिसोड के लिए आप हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं tt@expressnews.tv पर। कुर्रतुल ऐन हाशमी और देख तो की टीम को इजाजत दीजिए इस पैगाम के साथ की तरक्की और शऊर के लिए बस इतना कर के देख तो। नाज़रीन, देख तो का इख्तिताम एक गमनाक हकीकत पर करते हैं। गुज़िश्ता साल दुनिया में सहाफ़ती फ़राइज़ अदा करते हुए 22 निडर अफराद ने जान दी, जिनमें से 10 का ताल्लुक पाकिस्तान से है। अफसोस सद अफसोस, नए साल का अभी आगाज है और फ़कत 2 हफ्तों में सहाफ़ती हल्के के 4 अफराद दहशत गर्दी के भेंट चढ़ गए। इनमें से 3 जुर्रतमंदों का ताल्लुक एक्सप्रेस न्यूज़ से है। हक गोई का फरीज़ा सर अंजाम देते हुए वो तो इस दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन जाते जाते हमारे जज्बे जवान कर गए। हम इन्हें नहीं भूलेंगे और उनका किरदार हमारे लिए मशअल राह है।